स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग आपका कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ बेसिक्स में ही मेनली बात कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बेसिक्स में ही थोड़ा एडवांस पार्ट में हम लोग करेंटली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहले तो हम लोग शेयर के बारे में जाने, फिर हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में भी डिस्कस किया, शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी दिखाया था कि जिसमें किस तरह से कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का डिटेल्स रहता है, अगर आपको याद है तो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाया था, बट एज पर लॉ मैं आपको लीगली वो चीज़ आज थोड़ा बताऊंगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लीगली किस तरह से लिखा जाता है। प्रैक्टिकल लीगल पार्ट जो भी है, जो थियोरेटिकली लीगल है, उसी को प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। मैंने आपको यूज दिखाया था, आज मैं आपको वही चीज़ स्टडी लेवल में आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ आपको मैं आज एक स्पेशल टॉपिक बताऊंगा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस या वायरस जो भी बोलो, ठीक है। तो ये एक स्पेशल मैटर है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये भी हम लोग आज जानने को मिलेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर चुका, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके देखो, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकली बात मैंने कर चुका था, लेकिन आज थियोरेटिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको रिमेम्बर करना है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, आपको क्या क्या चीज़ें रीड करना चाहिए, तो इस पे आप ध्यान दो। प्रैक्टिकल मैटर मैंने आपको लास्ट क्लास में डिक्लेरेशन कर दिया था। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट क्लास में क्योंकि डिफाइन किया था, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज इन द फैक्ट इट्स चार्टर, ठीक है। मतलब कंपनी को क्या करना है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से एमओए, ठीक है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन से एमओए मतलब हाउ अ कंपनी परफॉर्म, ठीक है। मतलब कंपनी को करना क्या है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आगे जाना कहाँ है, उसका जो भी मतलब एक कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि एमओए एंड एओए, आपने ये दोनों चीज सुने हो, एमओए एंड एओए दोनों मैटर आप लोग सुने हो। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमओए एंड एओए, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एमओए मतलब आपको क्या करना है, मतलब व्हाट टू डू, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट टू डू। जैसे इंडिया में अगर रहना है तो आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, क्या बात सही है? अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। यस सर। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके ही आपको अपना इंडिया में जो आप रहते हो उसको क्लैरिटी करना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक है आपको क्या करना है, अनदर इज की कैसे करना है, ठीक है। तो एमओए जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये है आपका कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दिस कि क्योंकि ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें बताया जाता है कि एमओए में लिखा जाता है कि कंपनी को करना क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड अनदर थिंग इज एओए, हाउ टू डू, कैसे करना है। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कंपनी का डे टू डे मैटर यहाँ डील होता है। लेकिन एमओए रोज रोज चेंज नहीं कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्टिव रोज रोज नहीं बदल सकता। क्या आप अपना ऑब्जेक्टिव रोज बदल दोगे क्या? आज हमें ये बनना है, कल हमें दूसरा कुछ बनना है। आज आप चार्टर्ड बनना चाहते हो, कल अचानक से बोलते हो हमें म्यूजिशियन बनना है।
फिर परसों आप बोलते हो नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, फिर उसके बाद आप बोलते हो नहीं मुझे कुछ नहीं बनना है, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि रोज कुछ ना कुछ नया नया सोचते हैं, अल्टीमेटली वो कुछ नहीं बनते, ठीक है। कुछ नहीं बनते। एक पर्टिकुलर मतलब या तो कुछ ना बनो, कुछ ना कुछ बन जाओगे, लेकिन रोज रोज कुछ बनने का कोशिश मत करो, बिकॉज कुछ बन नहीं पाओगे। ये शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुना था, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इंटरव्यू में एक गजब का लाइन मुझे बहुत भा गया था, मतलब सीरियसली मुझे बहुत कनेक्ट किया था। दैट इज शाहरुख खान का जो पापा थे, शाहरुख खान का पापा, नाम मुझे याद नहीं है बिकॉज उतना फेमस कोई नहीं था, बट शाहरुख खान का पापा है तो शाहरुख खान के नाम से फेमस आप सोच सकते हो। तो उनका पापा का एक कैंटीन था दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा के वहाँ पर, आई थिंक नेशनल ड्रामा स्कूल या जो है वहाँ पर। तो उसमें उसका कैंटीन होता था। तो उससे पहले ना उसका पापा बहुत कुछ कोशिश किया था अपने लाइफ में, बहुत कुछ। कभी पॉलिटिशियन बनने का कोशिश किया, कभी एक्टिंग करने का भी थोड़ा बहुत कोशिश किया, कभी थिएटर वगैरह किया, बट कुछ नहीं कर सका। तो शाहरुख खान जब बड़े हो रहे थे तो शाहरुख खान का पापा शाहरुख खान को एक डायलॉग यूज करते थे, बोलते थे बेटा तुम्हारे उम्र में तो हम नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे। आप लैंग्वेज सुनना, बोलते कि तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे। डोंट वरी बेटा, मतलब एक उसको हिंदी में कुछ बोला कि फिक्र ना करो, जो कुछ नहीं बनते वो कमाल करते हैं, ठीक है। मतलब जो कुछ नहीं करता है वो कमाल करता है। तुम्हारे उम्र में तो हम नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो या तो आप कुछ ना करो, मुझे सच में बहुत भाया कि कोई बोलता है ना कि क्या करते हो, जो लोग हमेशा ये जवाब देने के लिए पागल होते हैं, आप लोग अभी स्टूडेंट्स लेवल में हो, उतना समझ नहीं आएगा। जैसे ही आपका एक सर्टेन एज आएगा 23-4 के बाद, फिर आपको लोग पूछने लगेगा बेटा कर क्या रहे हो, मतलब ये कोई नहीं पूछेगा बेटा क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों का मैक्सिमम का स्टेटस यही है कि क्या पढ़ रहे हो, इसमें आप अपना स्टेटस दिखाते हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सीए बन रहा हूँ। फिर आपको कोई पूछता है तो आप बोलते हो कि मैं सीए में कर रहा हूँ, तो आप अपना स्टेटस लेवल चिपकाते हो, ठीक है। बनना तो आपको है ही, बट ये करेंटली आपका स्टेटस है कि आप बन रहे हो, तो आपको एक स्टेटस मिलता है कि हाँ एक प्रेस्टीज वैल्यू आपको मिलता है जब भी आप इस तरह का प्रोफेशनल चीज बताते हो, ठीक है। कुछ दोस्त लोग हैं जो करता नहीं है, ठीक है। आप लोग देखना कि कुछ एक सर्टेन टाइम आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, जो जैसे आपका एज एक सर्टेन लिमिट के बाद आएगा, तो एक सोसाइटी में आपको एक चीज मिलेगा कि भाई क्या करते हो, ठीक है, या फिर कितना कमा लेते हो, काइंड ऑफ दैट। दिस इज सो कॉल्ड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक बहुत ही सो कॉल्ड पैटर्न है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बॉयज हो तो आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा, लड़की लोगों को भी आजकल झेलना पड़ता है, इतना पढ़ाई लिखाई किया क्या किया। तो ये जो सोसाइटी आपको कहेगा ना, तो तब आपको ना कोई पूछेगा नहीं भाई तुमने क्या बना क्या नहीं बना, तब आपको पूछेगा करता क्या हो, ठीक है। तो आप देखना कि जो कुछ नहीं करते ना वही कमाल कर दिया, और जो बहुत कुछ किया वो कुछ ना कर सका। लेकिन हाँ सर, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव टिका के रखना, ठीक है। रोज रोज अपना ऑब्जेक्टिव चेंज मत करना, ठीक है। मेरा कहने का ही मतलब था, ऑब्जेक्टिव चेंज मत करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहा हूँ मैं। और कंपनी लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपनी मीन्स एमओए, है ना। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। तो कंपनी लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एमओए। तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ चलो, देखना कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। ये स्वामी विवेकानंद का भी एक बहुत फेमस डायलॉग है इसमें। सर क्या आज डायलॉग का क्लास चल रहा है? टेक अप वन आइडिया, नहीं एक्चुअली मतलब कनेक्टेड कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया, make that idea your life, make that idea your life, live on it, dream on it. Take up one idea, make that idea your life, live on it, dream on it. Success will kiss your leg. सक्सेस तुम्हारा पैर चूमेगा। क्या अच्छा लगा? ये मैंने नहीं बोला बाबू, इतना बोलने का क्षमता मुझ में नहीं है। स्वामी विवेकानंद, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। अगर सच में लाइफ में कुछ बनना है ना, तो इस तरह का आइडिया के साथ चलो। सीरियसली टेक अप वन आइडिया,
Make that idea your life. Live on it, dream on it. Success will kiss your leg. Seriously. मानो या ना मानो, that is the main objective. और सेबी चाहता भी है, सेबी भी ऐसा ही चाहते हैं. आपको कंपनी लेवल में बात कर रहा हूं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव जिस जगह में लिखा रहता है, दैट इज द इन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो दैट इज द एमओए. ओके सर, स्टोरी वाइज तो क्लियर है आपको. अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ. चलो, object of registering a memorandum of associations, it contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which its actions cannot go. Please point to be noted because ये बहुत vital point है. एक case studies करना है इसी point पे. Beyond which it cannot, its action cannot go. इसी में एक case studies होगा. तो each and every point बहुत important है आप लोगों के. Next, it enables shareholders, creditors, and all those who deal with company to know what its powers are and what activities it can change in. ये shareholder को enable करते हैं, ये shareholder को ये enable करते हैं, creditor को enable करते हैं, enable shareholder, enable creditors and all those who deal with the company to know what its powers are. कंपनी का power क्या है वो MOA में ही लिखा रहता है कि कंपनी का ताकत क्या है, ये कंपनी कर क्या सकता है, इसके पास क्या पावर दिया गया है या फिर कर क्या सकता है. एंड विच एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन, क्या क्या एक्टिविटी में ही अपने आप को एंगेज रख सकता है. ठीक है. थर्ड, अच्छा उसी में ए मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर कोई कंपनी का एमओए है तो वो कोई भी देख सकता है एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, 2013 का सेक्शन 399 में बताया गया. ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ, एमसीक्यू टॉपिक है. ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी देख सकता है, कोई भी इसका मतलब जानने के लिए कंपनी में जाके ये चुरा नहीं सकता. बेसिकली मांग सकते हो, कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और कंपनी के बारे में आपको जो जानना है आप जान सकते हो. मैंने आपको मनी कंट्रोल दिखाया, मनी कंट्रोल का सोर्स यूज कर सकते हो. वहां पर जाके आप किसी भी कंपनी का प्लीज गो टू द कंपनी साइट और गो टू द मनी कंट्रोल वेबसाइट, आपको मिल जाएगा. वहां पर कोई भी कंपनी का एमओए निकालो और प्लीज एक बार गो थ्रू करो. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज माय ऑर्डर, बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिकली जानना है तो आप प्लीज एक बार अपना मोबाइल में थोड़ा डाउनलोड करो ताकि थोड़ा डेटा ज्यादा चले जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बहुत हेल्प होगा, एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा. ओके, एंड कंपनी के बारे में आप एक नॉलेज ले लो. कंडीशंस, कंटेंट देयरिन, क्या हालत है. द शेयर होल्डर मस्ट नो, शेयर होल्डर को जानना बहुत जरूरी है. जो लोग शेयर होल्ड करते हो, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पर मुझे प्रिया दिख रहा है, रोशनी दिख रहा है, ठीक है, ज्योति है, जो लोग शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छे लेवल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कुछ लोग सीख रहे हैं, लाइक प्रगति है, काजल है, जो लोग अभी स्टार्टअप किया है एकदम जूनियर लेवल में, सीख रहा है, जान रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट में नहीं है. तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो सर, शेयर मार्केट को अगर आपको डिटेल्स में देखना है, जानना है, तो आपको शेयर होल्डर्स को क्या जानना जरूरी है. मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. अब बात समझो. मतलब ये सुबह का एक क्लास था, मॉर्निंग का एक फाउंडेशन का क्लास चल रहा था, तो उसमें एक बंदा ने सवाल किया था कि शेयर, क्योंकि उसके बगल वाला एक अंकल का पैसा डूब गया, तो उनको भी परसेप्शन नहीं है कि शेयर मार्केट जुआ है ना. आप लोगों में से कोई था सुबह वाला क्लास में. तो कहना यही है कि क्या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का एमओए पढ़ता है? हाँ, कितना लोग पढ़ता है? इसमें डाउट है? इसमें आप सीरियसली डाउट क्रिएट कर सकते हो. क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? हेलो, क्या आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो? Yes, sir. Okay. So the shareholder must know the purpose for which his money can be used, the company, and the what risk he is taking in making investment. तो अगर आप कभी एमओए पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ आपका पैसा जा रहा है. एक्चुअली क्या है ना, एक एमओए का जो लेंथ होता है, जो डेप्थ होता है, एक एमओए कोई भी कंपनी का उठा लो, किसी कंपनी का मिनिमम 300 से 400 पेज का एमओए तो हो ही जाता है. 300-400 पेजेस पढ़ के फिर कंपनी में इन्वेस्ट करना, ना तो इतना नॉलेज किसी में है और ना ही इतना पेशेंस कोई लगाना चाहता है. और दैट्स वाई जब पैसा डूबता है तब जुआ का नाम लेके निकल आता है. ऐसा नहीं रे बाबा, जो भी हो. तो चलो, ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, कंपनी
cannot depart. A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. It cannot enter into a contract. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and void. ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, मैं आपको आज ही डील करूंगा इसमें. एज पर सेक्शन 4, मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल बी ड्रॉन अप इन सच अ वे. प्लीज याद रखना सेक्शंस को, अगर आपको बिजनेस लेवल में अपने आप को अच्छे से बनाना है तो थोड़ा बहुत बिजनेस लॉ का सेक्शंस याद रखो, नॉलेजेबल बनो और अपने आप को बहुत ऊंचाई में लेके जाओ. Memorandum of a company shall be drawn up in such form as it is given in table A, B, C, D, E in Schedule 1 of the Companies Act. याद रखिएगा. अब यहाँ पर सवाल है कि ये शेड्यूल में बोला क्या है, टेबल में बोला क्या है. ओके, चलो क्या बोला है देख लेते हैं. तो टेबल A, टेबल A is a form for memorandum of associations of a company limited by shares. याद रखिएगा कि किसके लिए क्या है मेमोरेंडम. अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके लिए शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में टेबल A यूज करना है. टेबल B किसको यूज करना है, इज ए फॉर्म फॉर, मतलब देखो आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो है MOA का फॉर्म, ठीक है, ये है मेमोरेंडम का फॉर्म. आपको और एक चीज मैं बताता हूँ, जो लोग GST या इनकम टैक्स पढ़ते हो, या फिर आपको बोल दूं मैं कि जो लोग इनकम टैक्स का काम करते हैं ना, इनकम टैक्स या GST का काम करते हैं, इनकम टैक्स, GST, इस तरह का काम जो करते हैं ना, उनको बहुत सारा फॉर्म का पता होना चाहिए. और मैं इसको आपको सिलेबस में भी दिया गया और मैं भी समझाता हूँ. तो अगर आपको फॉर्म ही नहीं पता कि किसके लिए क्या फॉर्म चाहिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. इसके लिए ये इनकम टैक्स GST बता रहा हूँ बिकॉज ये कॉमर्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत रेगुलर यूज का एक टॉपिक है. वेरी रेगुलर यूज, डेली यूज होता है, डेली कंपनी फॉर्म नहीं होता. इसलिए इसको मतलब कंपनी बनाने का, MOA बनाने का सिस्टम नॉर्मली CS के पास नॉलेज है, CA के पास है, CMA के पास है, बट इसका यूज इनकम टैक्स में किस फॉर्म में क्या लगता है कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल जान सकते हैं. जैसे एक सिंपल बताऊं आपको कि फॉर्म 16 यूज होता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है. फिर ITR 1 होता है, एक ITR सहज बोल के एक है, ITR सहज, ठीक है, जो भी सैलरीड पर्सन के लिए है. ITR 4 है जो बेसिकली बिजनेसमैन के लिए है, ठीक है. तो इसका अलग अलग ऐसा है, तो ये फॉर्म का याद रहना जरूरी होता है बिकॉज जरूरत में किसको क्या फॉर्म चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप लोग बैंक में जाते हो तो अलग अलग बैंक का जो काम होता है उसका डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट फॉर्म होता है ना. इसलिए आपको पता नहीं होता है तो आप जाके पूछते हो जो बैठे रहते हैं बैंक में, किसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. इन द सिमिलर फैशन कॉमर्स में भी, इनकम टैक्स में, GST में, और ये है आपका कंपनी लॉ लेवल में कौन सा फॉर्म आपको चाहिए. ये तो एकदम बेसिक बात है, तो ये आपको पता होना जरूरी है. आई होप आप मेरा बात कनेक्ट कर पाए हो. चलो, कनेक्शन ही तो मेन इंपॉर्टेंट है जो मैं रोज कोशिश करता हूँ. टेबल B किसके लिए हो गया, एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल. मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, यू नो दैट कि लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है. क्या मुझे फिर से बोलना चाहिए? चलो फिर से 2 सेकंड के लिए बोल देता हूँ. लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी का लायबिलिटी मेंबर्स का लायबिलिटी नहीं है. कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का लायबिलिटी मेंबर्स का लायबिलिटी नहीं है. मेंबर्स का लायबिलिटी कितना तक होगा? मेंबर्स का लायबिलिटी उतना तक होगा जितना मेंबर्स का लायबिलिटी कितना होगा? मेंबर्स का लायबिलिटी उतना होगा जितना मेंबर्स स्टार्टिंग में बोला है. तो एक मतलब लिमिटेशन है. लेकिन अनलिमिटेड कंपनी का जो भी लायबिलिटी होगा, आपको पता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना. आपको बता दूं फिर से कि कंपनी नॉर्मली एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसका लायबिलिटी अलग, मेंबर्स का लायबिलिटी अलग. एकदम बेसिक में बता था मैं आपको.
तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कंपनी जो है ये सेपरेट, जानते हो आप लोग, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, लीगल एंटिटी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है कि लिमिटेड बाय शेयर्स जब होता है कोई कंपनी, तो यू नो दैट इस लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जो मेंबर्स हैं वो जितना स्टार्टिंग में बोला है उससे ज्यादा शेयर्स का लायबिलिटी नहीं लेगा। अगर कंपनी मार्केट में लायबिलिटी करता है तो वो उनका जो अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब किसका आउटस्टैंडिंग, मेंबर का। सपोज ये लोग मेंबर है, कुछ मेंबर्स बना लो, ठीक है, दे आर दी मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, और ये है कंपनी। ये कंपनी ने मार्केट में अगर कोई लोन लिया है, तो लोन लिया मतलब लायबिलिटी हुआ, तो कंपनी लायबिलिटी चुका नहीं पा रहा है, तो मेंबर को बोल रहा है मेरा लायबिलिटी नहीं चुका पा रहा हूं, तो आप लोग दो। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी अपने मेंबर से कुछ भी नहीं मांग कर सकता। लिमिटेड बाय शेयर है तो कंपनी उतना मांग कर सकता है जितना इनका आउटस्टैंडिंग है। अगर कुछ बाकी है, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपीज है पर शेयर का, और जितना टोटल पे करना था, जिसमें मानो अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, 4 रुपया दे दिया, 3 रुपया भी दे दिया, बट स्टिल 3 रुपीज बाकी है, किसको, मेंबर को मिलेगा, कंपनी को, मेंबर से कंपनी को मिलेगा। तो अगर 3 रुपीज बाकी है, 3 रुपीज कंपनी का आउटस्टैंडिंग है, किससे, मेंबर से, तो यही वो देगा, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में, जो मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है। अगर कंपनी मार्केट में लायबिलिटी ले लेता है तो मेंबर पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में जब कंपनी उंडअप होता है, सर कंपनी का उंडअप आप समझते हो ना, कंपनी उंडअप मींस बैंक अबंडेंट, बैंक नहीं, उंडअप मतलब बैंकरप्ट नहीं रे बाबा, उंडअप मतलब हाँ, कंपनी को डिसॉल्व करना, लिक्विडेट करना, ठीक है, मतलब कंपनी बंद हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा कंपनी बंद हो और उसको बैंकरप्टेड होके हो रहा है, नॉर्मली देखा जाता है, मतलब आप कनेक्ट करा सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी बंद हो रहा है तो वो बैंकरप्टेड होगा, दैट डजंट मीन। तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, उंडअप किया जाता है। तो जब कंपनी लिक्विडेट होता है, उंडअप होता है, अगर मार्केट में कंपनी का कोई लायबिलिटी है, इफ ड्यूरिंग दी उंडअप, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, मतलब उंडअप या वाइंडिंग अप जो बोलो, ड्यूरिंग उंडअप और लिक्विडेशन के टाइम पे, इफ कंपनी have any liability, if company have any liability, और अगर उसमें, और अगर लायबिलिटी जो है कंपनी का, अगर उसमें कंपनी का जो मेंबर्स है, कंपनी का जो मेंबर्स है, ठीक है, कंपनी का जो मेंबर्स है, उन्होंने अगर गारंटी लिया था, मेंबर्स गारंटी लिया था कि अगर कभी भी कंपनी बंद होने का कगार पे आते हैं, अगर मार्केट में कंपनी का कोई लायबिलिटी होता है, तो ये गारंटी लेता है कि वो चुकता करेगा, दे विल रिपे, दे विल टेक द गारंटी। तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने आपको रिकॉल कराया, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बताया। जब मैं वहां पर बताया था तो बहुत ही स्लोली बताया था और एक्सप्लेन भी किया था एकदम डिटेल्स में, तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट बोल के निकल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको समझ में आएगा, मतलब आ रहा है, मुझे समझ में आ जाता है। ओके, तो टेबल बी कौन यूज करेगा, टेबल बी यूज करेगा is a form for memorandum of association of a company limited by guarantee वाला and not having a share capital, but कोई share capital नहीं है। टेबल सी कौन यूज करेगा, is a form for memorandum of association of a company limited by guarantee and having a share capital. टेबल डी is form for a memorandum of association of an unlimited company, मतलब कंपनी का लायबिलिटी इक्वल्स टू मेंबर्स लायबिलिटी, कंपनी जितना लायबिलिटी करेगा मेंबर का लायबिलिटी भी उतना ही होगा, याद रखना। हाँ, टेबल डी, टेबल ई कौन यूज करेगा, इज ए फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अनलिमिटेड भी है, साथ में उसका कुछ शेयर कैपिटल भी है। तो प्लीज याद रखना, इट्स अ एमसीक्यू एज वेल एज नॉलेजेबल क्वेश्चंस, जानकारी जरूरी है। Okay, the memorandum and articles of a company must be as close to model forms. जब आप किसी कंपनी में या फार्म में आर्टिकल सिर्फ ट्रेनिंग करोगे ना,
ट्रेनिंग करना पड़ता है, चाहे आप चार्टर्ड करो, सीए करो, सीएस करो, व्हाटएवर बी योर प्रोफेशंस, आपको ये सब काम करना पड़ता है। तो जब आप वहाँ पर काम करोगे ना, तो वहाँ पर आप जब लीगल मैटर्स पे ये सब एमओए वगैरह का काम करोगे, तो आपको एज ए ट्रेनिंग पूछा जाएगा कि भाई ये है कंपनी, आप देख के फटाफट बोल सकते हो। इवन आपका जो प्रिंसिपल है मे बी वो भूल जाए बहुत दिन आप पढ़ने के कारण, बट अगर आपको पता है ना, तो क्या गजब लेवल का आपको मतलब मजा आएगा सर, क्या बताऊं। लेकिन आपको अगर फिर से पूछना पड़े उनको, अच्छा इसके लिए क्या फॉर्म चाहिए होता है, हाँ, या तो आपको डांट मिलेगा या फिर मतलब आपको क्या बताया सर, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपको इसीलिए सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली जब करो तो इसमें यूज कर पाओ। तो सो प्लीज इज्जत रखना मेरा, इसलिए मैं इज्जत मांग रहा हूँ आपसे, बिकॉज मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, हाँ, टाइम लेता हूँ, फिर भी अगर आप लोग टाइम पे इज्जत नहीं रखोगे तो सर खराब तो लगेगा ना, बचा लेना सर। ओके, पूछेगा ना कहाँ से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा नहीं क्या, जो भी हो। The memorandum and article of a company must be as close to model forms as possible depending upon the circumstance. Content of memorandum, सबसे पहले क्या होता है, नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो नाम क्लॉज में अपना जो भी नाम होगा, ठीक है, अगर एक्स लिमिटेड है तो आप जान लो कि ये एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लास्ट वर्ड यूज करता है तो ऐसा लिखेगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसा यूज करेगा, एक्स पीबीटी एलटीडी, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो आप, पीबीटी एलटीडी। तो कंपनी अगर एलटीडी यूज करता है ओनली तो पब्लिक कंपनी है, कंपनी सिर्फ पीबीटी एलटीडी यूज करता है तो प्राइवेट कंपनी है। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 कंपनी याद है आपको? हेलो, एनपीओ। थैंक यू। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप सेक्शन 8 कंपनी जानो तो सेक्शन 8 मतलब एनपीओ के बारे में आप जान रहे हो। तो एनपीओ के केस में अगर आप एनपीओ फॉर्म करते हो तो एनपीओ में ना, एनपीओ के पीछे कुछ भी लिखा नहीं रहता, ठीक है। वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से रखता है, लेकिन उसके नाम के पीछे कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं होता है, बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो नॉन प्रॉफिटेबल है वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकता। अगर अपना ये इसका बेनिफिट है, एनपीओ इसका बेनिफिट है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के कारण इसको फंड मिलता है। अगर ये कभी एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे स्कूल का ऑब्जेक्टिव, कॉलेज का ऑब्जेक्टिव, कोई मिशनरीज का ऑब्जेक्टिव, कोई मिशन जो होता है, या फिर कोई हॉस्पिटल्स का ऑब्जेक्टिव में आते हो और फिर प्रॉफिट बुक करते हो, तो हिसाब नॉर्मली हिसाब यही कहता है कि अगर आप इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हो और अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे ना लगा के घर में मर्सिडीज खरीद रहे हो, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको क्या बताऊं, देयर आर लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, दे आर वेरी रिच। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स, क्योंकि ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि सर सिचुएशंस के बारे में आप थोड़ा जान लो। इसमें मैं समाज सेवा का कोई भाव नहीं दिखा रहा हूँ सर, आई जस्ट वांट टू शेयर अ नॉलेज कि नॉर्मली एक हॉस्पिटल जो होता है ना वो एज ए एनपीओ लिस्टेड होता है, ठीक है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड में लिस्टेड हो रहा है ना तो उसमें कोई बात नहीं है, वो ठीक है, उसमें वो प्रॉफिट करेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई हॉस्पिटल एज ए एनपीओ लिस्टेड हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए एनपीओ को, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उनको फंड मिलता है। आप लोग एनपीओ किए होंगे, 11-12 लेवल से ही पढ़ा जाता है एनपीओ। आपको फंड मिलता है और उस फंड को आपको यूज करना पड़ता है ना। आपको मेनली वहां पर आपका फंड मतलब आपका इनकम होता है और आपका यूज मतलब आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। और जो भी आपका फंड इनकम होगा इसको आपको अपना ऑब्जेक्टिव में ही यूज करना चाहिए। बाकी आपको जो भी है थोड़ा बहुत अपने मतलब लिवलीहुड जो है आपका डे टू डे गुजारा के लिए आप यूज कर सकते हो, बट नॉट फॉर द लग्जरी। मतलब आप मर्सिडीज बेंच लेके नहीं घूम सकते हो एनपीओ चलाते हो, ठीक है। मतलब ये शोभा नहीं देता। जरूरत के हिसाब से एक छोटा सा कोई टैक्सी यूज करो, नो प्रॉब्लम, एज पर नीड। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मोटो चेंज नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर ऐसा केस होता है ना तो एनपीओ अपने नाम के पीछे, गवर्नमेंट का रूल जो है
वो एनपीओ का उनका हक छीन लिया जाता है और उसकी कंपनी के नाम के मतलब पीछे प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मली लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मली रूल्स, पर कितना होता है इसमें ऑब्वियसली डाउट है। एंड यू नो द करप्शन इन इंडिया, बिकॉज सारा का सारा लेवल में सिर्फ पैसा का खेल चलता है, हवाला हवाला चलता है। चलो कोई बात नहीं, हवाला सिस्टम बाद में बताऊंगा, दाऊद इब्राहिम इसमें माहिर है, नहीं तो आप बोलोगे सर आप दाऊद को जानते हो क्या। अरे बाबा, उसको सिर्फ पाकिस्तान जानता है। The name including phrase electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under Section 8 of the Act in accordance with the Electoral Trust Scheme 2013 notified by the Central Board of Direct Taxes. For the Companies Act Section 8 of the Act, the name shall be include the words foundation, forum, ऐसा नाम यूज किया जाता है। जान लो सर कि जो लोग एनपीओ बनाना चाहोगे तो एनपीओ अपने नाम के पहले क्या लगाते हैं। ठीक है, एनपीओ अपने नाम के बगल में क्या लगाते हैं, वो ऐसा वर्ड यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज करते हैं, फेडरेशन यूज करते हैं, चेंबर्स यूज करते हैं, कन्फेडरेशन यूज करते हैं, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड लाइक एटसेट्रा। ठीक है, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में बताया गया इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 8 एज पर एमसीए। एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनीज का जो अफेयर्स है, मतलब जो भी बिजनेस डीलिंग वगैरह है, ये सारा का सारा मैटर को ये देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए notified a date 5th June 2015 a government company name must end with the word limited। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, प्लीज नेम क्लॉज समझ लो सर। नेम क्लॉज में आपको क्या क्या नहीं जानने को मिला। नेम क्लॉज इतना दिन आपको बस इतना था नेम क्लॉज होता है, बट नेम क्लॉज में भी कितना सारा मैटर होता है छुपा हुआ, आप देख लो। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इफ ए कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, देन दैट कंपनी मस्ट इंक्लूड द वर्ड्स लिमिटेड। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों गवर्नमेंट कंपनी नाम के पीछे लिमिटेड लगाते हैं, पब्लिक लिमिटेड लगाते हैं। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, पब्लिक के पैसे से ही सरकार अपना कंपनी चलाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड होते हैं जो प्राइवेटली ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट, दो जगह में हम लोग ये वर्ड यूज देखते हैं। देखो ध्यान से देखो प्लीज, पॉइंट देखो। शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टॉक मार्केट listed company, they must use the word public limited because stock market में public का पैसा होता है। That's why stock market listed company वो नाम के पीछे X public limited रखेगा। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उनको भी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ता है, पब्लिक लिमिटेड, लाइक ONGC लिमिटेड, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देयर आर लॉट्स मोर। मैं सारा का सारा नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ONGC, सेल, वेल, और कुछ नाम बताओगे कोई? गवर्नमेंट लेवल में है, कोई कोई स्टॉक मार्केट में भी है, जैसे WBSC DCL, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देख रहे हो ना, नाम में ही है छुपा हुआ। तो अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको भी ये लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये भी पब्लिक के पैसे से ही अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी का फर्क बस इतना है कि मतलब मेन कंपेरिजन में अगर करें तो एक गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है, एक मार्केट कंट्रोलिंग है, बट जो लेकिन दोनों पब्लिक के पैसे से चलता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस बोथ द वर्ड्स इन आफ्टर देयर नेम। ओके, क्लियर है ना सर गवर्नमेंट कंपनी का और स्टॉक मार्केट कंपनी का कॉन्सेप्ट? हेलो, यस सर। तो ये था एज पर एमसीए रूल्स। अच्छा, और भी एक चीज, अगर कोई कंपनी ओपीसी है, ओपीसी इन द सेंस 1% कंपनी, द वर्ड्स ओपीसी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम। जो 1% कंपनी बनाएगा ना तो उसको ना अपने नाम के नीचे ओपीसी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज एक कंपनी है एक्स कंपनी, ठीक है, नाम ही दे दिया एक्स एंटरप्राइज,
ऐसा एक नाम दे दिया, बस नीचे लिख दो ओपीसी, लिखना पड़ेगा एज पर नेम क्लॉज, अपने नाम के नीचे ओपीसी वर्ड यूज करना पड़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप फार्म बनाते हैं ना, पार्टनरशिप फार्म में आजकल एक चल रहा है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं आपको आप लोगों में जब आप लोगों में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं वहां पर ये चीज यूज करूंगा, एलएलपी। एलएलपी में डिटेल्स बताऊंगा, बस इतना जान लो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड कंपनी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म होता है, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, ये सब पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जान लो, ठीक है। तो जब भी कोई फॉर्म पार्टनरशिप है, वो अगर एलएलपी है तो उसको भी अपने नाम के नीचे एलएलपी वर्ड यूज करना पड़ता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर नॉर्मल है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है लिखने का कि भाई हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बट हाँ अगर इफ यू आर एलएलपी तो लिखना पड़ता है। डिटेल्स बताऊंगा पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट इज नेम क्लॉज कंप्लीटेड। नेम क्लॉज में जो भी था मैंने आपको बता दिया कंपनी लेवल में, तो आप लोग ऐसे सीखो ताकि आप किसी भी कंपनी का एमओए बना सको, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि सर कोई भी सीए सीएसईए में बन सकता है, कोई भी। आप लोग अभी सोच लो कि आपका क्या प्रेस्टीज वैल्यू आप बनाना चाहते हो, मेरे हिसाब से कोई भी बन सकता है, बस इच्छा होना चाहिए। नॉलेज इतना भी टफ कुछ नहीं है, मैं एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ। मैं मतलब इसका जो वैल्यू है मैं इसको कम नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इसका वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। और इंडिया में बहुत लोगों का एबिलिटी है ये बनने का, मतलब जिस तरह का हाइप है इतना भी हाइप बनाने का जरूरत नहीं है, बस नॉलेज शेयर करो, सब कोई, हर कोई बन सकता है। इन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखना चाहिए, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, मतलब जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। The object for which the company is proposed to be incorporated and may any matter considered necessary is furtherance thereof, object clause. If any company has changed its activities, अगर कोई कंपनी अपने एक्टिविटी को चेंज करता है which are not reflected in its name, जो अपने नाम पे समझ में नहीं आता, it shall change in its name in line with its activities within a period of 6 months from a change of activities after complying all the provision as applicable to change of name. मतलब सपोज नाम पे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर नाम पे समझ में नहीं आ रहा है तो जब भी आप अपना एक्टिविटी को चेंज करते हो तो आप तुरंत 6 महीने के अंदर बता दो एमसीओ को जाके, आरओसी को जाके कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, मैं आपको एक बताता हूँ। आप लोगों ने इसका नाम सुना, विप्रो का नाम सुना? ये देखो सर, नाम सुना तो बहुत अच्छा। विप्रो आज के डेट में एक टेक्नोलॉजिकल मतलब आईटी सर्विस वाला कंपनी दिखता है ना। लेकिन अगर मैं आपको विप्रो का हिस्ट्री दिखाऊं, देखो ये विप्रो है, क्या आप देख पा रहे हो? दिस इज विप्रो लिमिटेड। ये देखो विप्रो का हिस्ट्री देखो आप, क्या कब कितना बार उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है, आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। Just look. The company was incorporated 29 दिसंबर। अजीम प्रेम जी इनका ओनर है, बहुत ही फेमस इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है अजीम प्रेम जी। करेंटली ऋषभ प्रेम जी जो उनका बेटा है वो इसका चेयरमैन है, बट अजीम प्रेम जी सीरियसली बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। 29 दिसंबर 1945 अमलनेर महाराष्ट्र में हुआ था बाई मोहम्मद प्रेम जी एंड वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, लैटर एब्रिविएटेड टू विप्रो। देखो विप्रो का नाम क्या हुआ, WIPRO, जीके है ये, जनरल नॉलेज। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। लेकिन आज के डेट में विप्रो क्या करता है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ इसका बिजनेस का नाम और कहाँ इसका रिसेंट ऑब्जेक्टिव, क्या आप देख पा रहे हो? हेलो, यस सर। क्या गजब नहीं लगा आपको? It was initially set up as a manufacturer of vegetable and refined oils in Amalaner, Maharashtra, British India, under the trade names of Kisan, Sunflower and Camel. ठीक है,
In 1966, after Mohammad Premji's death, his son Azim Premji took over the Wipro as its chairman at the age of 21. ठीक है, फिर देखो, during 1970s and 80s, the company shifted its focus to new opportunities in the IT and computing industry, which was at a nascent stage in the India at the time. On 7 June 1977, the name of the company changed from Western India Vegetable Products Limited to Wipro Products Limited. Okay. In 1982, the name was changed again from Wipro Products Limited to Wipro Limited. Wipro continued to expand the consumer products domain with the launch of Ralak, a Tulsi-based family shop, and Wipro Jasmine, a toilet shop. इस तरह से देखो कितना बार ये इनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है. करेंटली अगर देखा जाए तो विप्रो क्या कंपनी है? करेंटली ये कॉन्ग्लोमरेट है, बट रिसेंटली इसका मेन फोकस आप मेनली इसमें ही देखोगे. ठीक है, मेनली आईटी में इसका मेन फोकस्ड है. तो बार बार इसका ऑब्जेक्टिव एरिया चेंज हुआ है. तो एक ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट हुआ था, बाद में धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव इसका चेंज हुआ. बहुत अच्छा कंपनी है सब. तो करेंटली देखो 1,75,000 एम्प्लॉय है विप्रो में. तो इसी से आपको पता चल सकता है कि ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और क्या ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया इन्होंने. वेरी गुड सर, आपको एक बहुत ही अच्छा चीज सीखने को मिला. हमेशा चौकन्ना रहना, क्या पता कब क्या जानने को मिल जाए. मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कब क्या बता देता हूँ आपको. The state in which the registered office of the company हो गया. Object clause एकदम क्लियर है एकदम. The liability of members of the company, liability clause whether limited or unlimited, and also state. In the case of a company limited by shares, the liability of its member is limited. मैं इसको क्या बोलूँ बार बार, हो गया ये मैंने बोल दिया है ना, तो इसमें बार बार बोलने का जरूरत नहीं है. ये देखो जो भी मैंने आपको गारंटी के केस में बता रहा था एकदम देखो. In the case of a company limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute to the asset of the company in the events of its being owned up. Okay, capital clause में आ जाते हैं. The amount of authorized capital, that is capital clause, divided into shares of fixed amounts, and the number of shares which the subscribers to the memorandum have agreed to take, indicated opposite their names, which shall not be less than 1 shares. A company not having share capital need not have this clause. प्लीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. आपको मैं शेयर्स कैपिटल जब समझा रहा था, शेयर कैपिटल, तब वहां पर मैंने आपको कैपिटल समझाया था. आपको याद होगा कि मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल बताया था, मैंने आपको सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सारा का सारा बताया था. तो यहाँ पर आप कैपिटल क्लॉज में एक स्पेशल नॉलेज ले लो. ठीक है, आप स्पेशल नॉलेज मतलब समझ लेना सर, क्वेश्चन हो सकता है. द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट and the number of shares which the subscribers to the memorandum have agreed to take, indicated opposite their names, which shall not be less than 1 shares. एक शेयर से कम कोई नहीं ले सकता, आधा शेयर नहीं होता है. एक कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज. अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है तो उसको ये क्लॉज मेंटेन नहीं होता. कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर क्यों होगा, बट हाँ बिना कैपिटल का कंपनी रजिस्टर्ड हो सकता है. ठीक है, अच्छा. एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज में क्या है? The desire of the subscriber to be formed into a company, the memorandum shall conclude with the association clause. Every subscriber to the memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken by him. The desire of the subscriber to be formed into a company, the memorandum shall conclude with the association clause. जो भी सब्सक्राइबर होगा मेमोरेंडम का shall take at least 1 share and shall write against his name the number of share taken by him. ये लिखना जरूरी होता है एसोसिएशन. नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपीसी, अगर 1% कंपनी जो 2013 में लेटेस्ट है, आपको पता है ओपीसी जो है ये लेटेस्ट है 2013 में. इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर जो मेन सब्सक्राइबर है अगर उसका डेथ हो जाते हैं, शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. मतलब जो मेन है अगर उनका डेथ हो जाएगा, जो अगर कोई सब्सक्राइबर है कंपनी का तो उसी को कंपनी का ओनर करा दिया जाएगा. द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्ड. ध्यान रखिएगा प्लीज, मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए. लेकिन अभी कोरोना काल में धीरे धीरे ये सब डिजिटल हो रहा है. कॉन्सिक्यूटिवली एंड शाइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन्स. कौन कौन देखो,
2 in the case of private company and 1 in the case of 1 person company. देख रहे हो ना, साइंड बाय एटलीस्ट 7 persons, 2 in case of private company. अगर प्राइवेट कंपनी हो तो 2 जन साइन करना पड़ेगा, अगर 1 person कंपनी हो तो 1 जन को साइन करना पड़ेगा, in the presence of at least 1 witness who will attest the signatures, the particular about the signatories to the memorandum as well as the witness as to their address, description, occupation, etc. must also be entered. Last line बहुत वाइटल था, ठीक है। ये था आपको पूरा एकदम मेमोरेंडम का पूरा एकदम आपको ओवरव्यू दे दिया कि मेमोरेंडम एसोसिएशन होता क्या है। यहाँ पर आपको मैंने जो भी ये है ड्राफ्टिंग का सिस्टम कि मेमोरेंडम में क्या होना चाहिए, फॉर्मेट था ये, बट जब रियल लाइफ में करोगे तो वहाँ पर डिटेल्स में सभी चीज भरना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग आपको वहाँ पर पुट डाउन करना पड़ेगा। ओके, इट इज टू बी नोटेड दैट company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum. company legal as a legal person मतलब क्या एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का लीगल पर्सन मतलब एजेंट बन सकता है, मतलब किसी कंपनी का शेयर कैपिटल ले सकते हैं? हाँ, आंसर इज हाँ। मतलब जैसे एक लेटेस्ट हुआ है, जैसे आप लोगों को पता है, आपको कुछ डेटा पता है, मैं फिर भी एक बता रहा हूँ। आपको पता है इसलिए बिकॉज रोज आप लोग सुनते हो मेरे मुंह से, आप लोग भी अपडेटेड रहते हो, आप लोग सब अच्छा बच्चे हो ना। तो जैसे आपका अपडेशन पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुंबई एयरपोर्ट का मुंबई एयरपोर्ट पे शेयर होल्डिंग लिया किसने? अदानी ने। पता है आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। क्या आप लोग जानते हो ना, प्रिया पता है ना, अदानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट पे शेयर होल्डिंग लिया 70% का? हाँ। वेरी गुड। तो देखो, अदानी ग्रुप एक कंपनी है, मुंबई एयरपोर्ट भी ना एक अथॉरिटी है कंपनी लेवल में। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डिंग ले रहा है, अगर डायरेक्ट ना ले तो एज एजेंट भी ले सकता है। जैसे वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट में शेयर होल्डिंग लिया। तो एक कंपनी बीइंग, देखो एक कंपनी कोई लीगल पर मतलब नेचुरल पर्सन तो नहीं है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई एयरपोर्ट में जो परसेंटेज होल्डिंग है वो गौतम अदानी का है, गौतम अदानी का नहीं है, गौतम अदानी का कंपनी का है। तो अदानी ग्रुप क्या है? अदानी ग्रुप एक लीगल पर्सन है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही मैं आपको इतना देर से कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन through its agent subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract. याद रखिएगा, the guardian of a minor who subscribe to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity. कोई माइनर के बिहाफ में उसका पेरेंट्स कर सकते हैं, उनका गार्जियन कर सकते हैं। बाद में जब वो माइनर बड़ा होता है तो उनके नाम पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। The above clause and memorandum are called compulsory clause. इसको क्या कहते हैं? Compulsory clause कहते हैं, और conditions भी कहते हैं। In addition to these, a memorandum may contain other provisions. For example, right attached to various classes of shares. मतलब कितना तरह का shares है, like classes of shares you know, it's a equity shares, preference shares, different kind of shares है, ये भी लिखना पड़ता है। The memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provision of the Companies Act. Companies Act के अगेंस्ट में जाके Companies Act का कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी बात ये नहीं कर सकता। If it does, the same shall be devoid of any legal effect. उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। Similarly, all other documents of the company must comply with the provision of the memorandum. सब कुछ डिवॉइड हो जाएगा, मतलब सारा का सारा चीज एकदम मतलब कोई मतलब ही नहीं रखता वो सब मैटर का, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एमओए। एमओए क्लियर है ना? हेलो सर। यस सर। थैंक यू। तो दिस इज द ऑल अबाउट एमओए ऑफ ए कंपनी। आप लोग बना डालना जब भी आप
काम करना चालू करोगे। प्लीज इसको याद रखिएगा और इसको प्रैक्टिकल लेवल में यूज करके आप अपना जज्बात मतलब जो भी आपका नॉलेज है जरूर यूज करना। नेक्स्ट जो केस स्टडीज था ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सर, भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बस इतना जान लो, आप पावर के बियॉन्ड में नहीं जा सकते, जो एमओए में बोला गया है आप उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकते। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। The meaning of the term ultra-virus is simply beyond the powers, beyond their powers. The legal phrase ultra-virus is applicable only to acts done in excess of the legal powers of the doers. This presupposes that the powers in their nature are limited. मतलब आपका जो भी पावर है वो आपका लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, आपका पावर लिमिटेड है, ठीक है। इट इज फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, that the object of a company as stated in its memorandum as stated in its memorandum of associations can be departed from only to the extent permitted by the act. Thus far and no further, in consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers, मतलब कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जो उसका पावर से कहीं दूर जाता है, नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी, इज होली वॉइड। मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर करे चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करे, वो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा जो उसके पावर से बियॉन्ड जाके कहीं दूर तक जाने का कोशिश करता है। एंड इन ऑपरेटिव, उसको ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता लॉ में, एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, और इसीलिए कंपनी पे लागू नहीं होता। ऑन दिस अकाउंट, इसी कारण ए कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड, एक कंपनी कभी भी अपना फंड को इधर उधर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। फंड एम्प्लॉय करना मतलब फंड को काम पे लगाना, यहाँ एम्प्लॉय मतलब ह्यूमन रिसोर्स का एम्प्लॉय नहीं रे बाबा, या एम्प्लॉयमेंट का मतलब फंड का एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका जो फंड है उसको आप काम पे क्या किस तरह से लगा रहे हो। देखो, अगर किसी कंपनी को फंड मिलता है वो अपना फंड को कहीं भी नहीं लगा सकता, एंड फॉर पर्पस अदर देन दोज सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में जो लिखा है उसके बियॉन्ड में जाके आप अपना फंड को दूसरा जगह में यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको एक केस स्टडीज बताया था, मैं आपको बताता हूँ, इसी पॉइंट में एक रिसेंट केस हुआ है। प्रिया, आपको सब याद आ रहा है? प्रिया, रोशनी, ज्योति, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। कार्बी का केस क्या है? लोगों का पैसा लेकर अपना रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर लिया था। क्या उसका ऑब्जेक्टिव वो था? बोलो बोलो। नहीं, दे दिया था लोन के ऊपर। हाँ, और एक बार बताओ प्रिया। सर लाइक उसने पब्लिक का डीमेट अकाउंट को ही लाइक वो एसबीआई को लाइक लोन में दे दिया था जो अलाउड नहीं था। जो अलाउड नहीं था, वेरी गुड। मतलब आपको ये तो बात समझ में आ रहा है। देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ सबको। रिसेंट केस है एकदम इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन सेबी ने एक गलती पकड़ लिया और बहुत बड़ा बैम्बू दे दिया सर। किसी का पैसा नहीं डूबा, स्कैम होने जा रहा था बट स्कैम होने नहीं दिया, थैंक्स टू सेबी। कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, इसके पास बहुत सारे लोगों का डिमेट है, काफी पुराना कंपनी है, 1970s के आसपास का कंपनी है, बहुत पुराना है, तो इसके पास डिमेट बहुत है, मतलब डिमेट अकाउंट का बात कर रहा हूँ मैं। इनके पास बहुत सारा डिमेट अकाउंट है और जिसका वैल्यू भी बहुत हाई है, डिमेट अकाउंट बहुत सारा है। ये क्या कर रहा है, अपने पास जो डिमेट अकाउंट है ना, ये डिमेट अकाउंट इसके पास क्यों है? बिकॉज लोगों ने एक ब्रोकर का क्या काम है, ये बस अपने क्लाइंट को स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद के देते हैं, क्लाइंट को शेयर बाइंग एंड सेलिंग करने का मौका देता है। दैट इज दी, बस एक प्लेटफॉर्म शेयर करता है या फिर खुद करके देता है, बदले में क्या लेता है, बीएसई और एनएसई, इन दोनों जगह से आपको शेयर परचेस करने का मौका मिलेगा।
बदले में आप जितना अमाउंट का, सपोज आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके हिसाब से इसका क्या है, एक कमीशन होता है। दैट इज द मेन वर्क ऑफ ब्रोकिंग कंपनी। ठीक है, आप जितना आप अपने क्लाइंट के थ्रू से BSE NSE के थ्रू से जितना शेयर परचेज कराओगे उसके हिसाब से, अगर 1 करोड़ का होगा तो 1 करोड़ के बेसिस में, 10 लाख का होगा तो 10 लाख के बेसिस में। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसने क्या किया, ये जो डीमैट अकाउंटिंग होल्डिंग था, ये अपना डीमैट अकाउंट को मॉर्गेज कर दिया था एक बैंक के पास। डीमैट अकाउंट को कोलैटरल कर दिया। क्या डीमैट अकाउंट ब्रोकिंग कंपनी का ओनरशिप में है क्या? हेलो, आप लोगों को क्या लगता है डीमैट अकाउंट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ओनरशिप है? नहीं, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ओनरशिप नहीं है। ये तो सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास, मतलब क्या बताऊं सर, मतलब एजेंट जैसे काम करते हैं वो। ओनर तो डीमैट का ओनर आपका शेयर है ना, तो डीमैट का ओनर आप ही हो, जो शेयर होल्डर है वही इसका ओनर होता है। कोई ब्रोकिंग कंपनी डीमैट को देखता है इसका मतलब ये नहीं वो डीमैट उनके थ्रू से होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका ओनर बन जाएगा। इवन NSDL CDSL जो उसका डीमैट को सिक्योरिटी देता है उसका भी ओनरशिप नहीं है। डीमैट का ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ आपका है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी को बैंक के सामने एसेट बोला। मतलब बैंक भी वैसा पागल है, एक्चुअली पागल नहीं है, सब पैसा का भूखा है। हाँ, कि बैंक को चाहिए था एक मॉर्गेज या फिर जो कोलैटरल चाहिए लोन देने के लिए। बैंक ने क्या किया, उस पर्टिकुलर ने डीमैट अकाउंट को सब गिरवी रख लिया। मतलब सर आपका परमिशन लिया ही नहीं, क्लाइंट को पूछा ही नहीं क्या आपका डीमैट अकाउंट आप दिखा सकते हैं। तो कार्वी ने क्या किया, अपना डीमैट इतना, इसके साथ जो भी डीमैट अकाउंट था वो सारा का सारा डीमैट अकाउंट 1% का जो वैल्यूएबल था जो बैंक के पास रखा, और फिर बाद में बोला कि बदले में लोन लो। और वो वाला लोन लेके वो कंपनी कार्वी क्या कर रहा था, वो अपना उसका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था उस पर यूज कर रहा था। क्या ये डीमैट अकाउंट को कोलैटरल कर सकते हैं? हम उसी चीज को अपना कोलैटरल बना सकते हैं जो हमारा खुद का एसेट हो। आप बात समझ रहे हो क्या? हेलो, हम लोग उसी चीज को Yes, अपना sir. कोलैटरल बना सकते हैं जिसका हमें ओनरशिप हो। Yes, sir. ठीक है, ओनरशिप जिस चीज में होता है, तो सिंपल है ना। सपोज आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, बैंक लोन लेना चाहते हो, बैंक बोल रहा है ठीक है वी विल प्रोवाइड लोन, बट बैंक वांट, दिस इज द बैंक, ये आपसे कोलैटरल मांग रहा है। कोलैटरल मतलब मॉर्गेज मांग रहा है। तो आप अपना लैंड है तो बैंक के पास जमा करो और बदले में लोन लेके जाओ, सिंपल कहानी है। लेकिन लैंड आपका होना चाहिए ना। अब दूसरे का जमीन लोन पे लेके रखे थे और उसको बैंक के पास जाके गिरवी रखोगे, क्या चलेगा? नहीं रे बाबा। दूसरे का लैंड आप यूज कर रहे थे और उसको बैंक में दिखा के लोन लोगे तो चलेगा? या तो बैंक पागल है या तो आप पागल हो। तो इसका बेसिस में करीब आई थिंक 100 करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है, इतना कुछ अमाउंट था जिसका लोन लिया था। तो जो भी हो, ये अल्ट्रा वायरस हो रहा था। क्या ये अल्ट्रा वायरस हो रहा था? हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी। ये कंपनी की पावर में ही नहीं है, जो MOA में लिखा ही नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते। ओके, चलो फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको रिसेंट बताया और एक पुराना भी बताऊंगा जो एज पर स्टडी मेट। तो कहाँ थे हम लोग? It is a fundamental rule of a company law that the object of a company as stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act. Thus far and no further, in consequence, any act done or contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company. On this account, a company can be restrained from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. जो काम का ऑब्जेक्टिव आपका नहीं है, उसके अलावा दूसरे काम पे आप अपना पैसा को लगा नहीं सकते. The impact of the doctrine of ultra vires is that a company can neither be sued on an ultra vires transactions nor can it sue on it. Since the memorandum is a public document, it is open to public inspections. Therefore, when one deals with a company
one is deemed to know about the powers of the company. जब भी आप किसी कंपनी के साथ कोई भी डील करो, चाहे आप क्रेडिटर हो, चाहे आप शेयर होल्डर हो, ये आपको जानना चाहिए कि कंपनी का पावर क्या है. If in spite of this you enter into a transaction, आपको मतलब पता है कि कंपनी का पावर क्या है, फिर भी आप कंपनी के साथ बियॉन्ड पावर का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर कंपनी आपको धोखा देता है क्योंकि वो उसके पावर में नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ उसने गलत करता है, फिर आप उससे कुछ मांगते हो, ये आपका गलती है. विच इज अल्ट्रा वीरस द कंपनी, यू कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी. मतलब आप कंपनी को वो काम नहीं करा सकते, या फिर अगर आप कंपनी को शू करना चाहते हो तो आपको शू करने का भी मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी टू नो द पावर ऑफ द कंपनी. कंपनी आपको नहीं बताएगा कि देखो ये मेरा एमओए है, पढ़ के देखो, ये कंपनी नहीं बताएगा. कंपनी के साथ डील करने से पहले आप कंपनी के बारे में जानो. आगे देखो, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स, देखो इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स मतलब आप क्रेडिटर बन रहे हो और परफॉर्म सर्विस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, या फिर आप कंपनी को उधार दे रहे हो लाइक ए बैंक लेंट मनी, you cannot obtain payment or recover the money, but if the money advanced to the company has not been expended, आपने कंपनी को जो पैसा दिया था, कंपनी ने वो पैसा खर्चा ही नहीं किया, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. This is because the company does not become the owner of the company. भाई कंपनी को आपने लोन दिया, बहुत अच्छा किया, बट कंपनी ने पैसा यूज ही नहीं कर रहा है. तो आप लोग बोलोगे कि कंपनी लोन लिया, वो इसको यूज करेगा नहीं करेगा कंपनी का मर्जी. नहीं रे बाबा, कंपनी का मर्जी नहीं, क्योंकि पैसा का ओनर कंपनी नहीं है. तो अगर बैंक आपको लोन देता है बिजनेस करने के लिए, ये बैंक का ड्यूटी है, ये बैंक का अधिकार भी है कि वो जाके चेक करे कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, सही जगह पे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर आप सही जगह पे पैसा का यूज नहीं करते तो बैंक आपका इंजंक्शन लगा सकता है, आपको जो मनी का फ्लो कर रहा था वो भी ले सकता है, और फर्दर और कोई पैसा ना भी देने का डिसीजन ले सकता है, क्योंकि which is ultra virus the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra virus loan has been utilized, अगर ultra virus loan utilize किया जाता है in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor, paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. An act which is ultra virus the being void cannot be ratified. Ratified मतलब एग्रीमेंट नहीं बन सकता, मतलब उसका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ठीक है, रेटिफाइड का एग्जैक्ट मतलब आप इतना मान सकते हो, ऑफिशियली वैलिड करना. ठीक है, रेटिफाइड का मतलब है ऑफिशियली वैलिड of the company. Sometimes act which is ultra virus can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if the act is ultra virus, the power of the directors, the shareholder can ratify it. मतलब if act is ultra virus, the power of the directors, the shareholder can ratify it. If it is ultra virus, the article of the company can alter the article. If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. मतलब समय के साथ साथ चेंज किया जा सकता है. इस पॉइंट पे आप देखो सर, इफ देखो ध्यान से देखो, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा विरस, द पावर ऑफ द डायरेक्टर का पावर में अगर दिखा जा रहा है कि वो बियॉन्ड पावर हो रहा है, शेयर होल्डर उसमें डायरेक्टर को पावर दे सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं. इफ इट इज अल्ट्रा विरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल. तो फिर आर्टिकल को चेंज करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, बट बिना चेंज करके आप वो काम नहीं कर सकते. If the act, मतलब अगर कोई काम कंपनी करता है, एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, कंपनी का पावर में है बट वो काम रेगुलरली नहीं होता है, तो शेयर होल्डर उसको वैलिडेट कर सकता है. ठीक है, ये पावर उनको दिया गया अल्ट्रा विरस में. एक केस है, लीडिंग केस है, फेमस केस है 1875 का, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे. बहुत ही फेमस केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे. क्या हुआ था देखो सर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा. बहुत फेमस केस है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है इससे, तो सो बी केयरफुल.
Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Riche. The fact of the case are the main object of a company where company का main objective क्या था? कंपनी का ऑब्जेक्टिव था मतलब ये एशबरी रेलवे कैरेज का टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वॉगन्स, टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर भाड़े पे लेके रेलवे कैरेजेस एंड वॉगन्स को भाड़े पे लेता था या फिर उसको उधार पे देता था। सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब ये कंपनी इंजीनियर्स का काम जो होता था उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता था इंजीनियरिंग काम के लिए, जैसे रोड्स वगैरह बनता है तो इंजीनियरिंग काम करता है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। थर्ड, टू परचेज लीज सेल एंड वर्क माइंस, माइन को परचेज करता था, लीज लेता था, सेल करता था, इस तरह से। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट और एजेंट, टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स, कोल टिम्बर मेटल का परचेज सेल करता था, उसका एजेंसी भी था उनके पास। ये था कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, ABCD पे ध्यान दीजिएगा, स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ द पॉइंट इज, ये डायरेक्टर जो था कंपनी का एशबरी रेलवे कॉर्पोरेशन का, इसने क्या किया? द डायरेक्टर्स of the company entered into a contract with Riche, कोई बंदा है, for financing the construction of a railway line in Belgium. बेल्जियम यूरोप का एक देश है सर, तो बेल्जियम में एक रेल लाइन बनाना है, उसके लिए रिचे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में गया। कौन? डायरेक्टर ऑफ द एशबरी रेलवे। The directors of the company entered into a contract with Riche for financing the construction of railway line in Belgium, and the company further ratified, मतलब agreement किया, this act of the directors by passing a special resolutions, एक special resolution किया। The company, however, repudiated the contract as being ultra vires. क्यों? And Riche brought an action for damages for breach of contract. क्यों आते हैं? His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractor and hence within its powers. Moreover, it had been ratified by a majority of shareholders. However, it was held by the court that contract was null and void. क्यों? सवाल है, आता हूं। It said that the terms general contractor was associated with mechanical engineer, that is, it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize the making of contract of any kind and every description, for example, marine and fire insurance. An ultra vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra vires by reasons of estoppel, acquisitions, lapse of time, delay और ratifications. यहाँ पर हुआ क्या था फिर? कंपनी का आप लोगों ने इतना सारा ऑब्जेक्टिव देखा, लेकिन कहीं पर भी आपने ये ऑब्जेक्टिव देखा कि ये जो रिचे के साथ बिजनेस में आ रहा है, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। क्या एशबरी ने कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि ये फाइनेंस का काम करेगा? हेलो, प्लीज लुक एट दिस। ये जो कंपनी का 4 ऑब्जेक्टिव था, क्या कहीं पर भी कंपनी फाइनेंस का काम करेगा? ये ऑब्जेक्टिव था कि बेल्जियम रेल लाइन को फाइनेंस करेगा एशबरी रेल लाइन रेलवे। प्लीज टेल मी। हेलो, नहीं, कहीं पर नहीं बोला था। तो अगर कंपनी ने अपना बियॉन्ड पावर जाके ये फाइनेंस का काम लिया, तो ये कंपनी का बियॉन्ड पावर चला गया ना, तो फिर अल्टीमेटली क्या हो गया? ये अल्ट्रा वायरस हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिकॉज बियॉन्ड पावर में जाके एशबरी रेलवे काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए रिचे के साथ बिजनेस का लोचा हो गया, रिचे के साथ लोचा हो गया। एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस हो जाता है एज पर लॉ, कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। आप वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंड नहीं कर सकते एंड इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस। इसको आप डायरेक्टली इंट्रा वायरस नहीं कर सकते हो, फिर उसके लिए आपको और भी टाइम लगेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको आप एस्टॉपेल भी लगा सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो, लैप्स ऑफ टाइम कर सकते हो, डिले और रेटिफिकेशन कर सकते हो, बट समय मतलब बाद में कर सकते हो, तुरंत नहीं कर सकते। द होल पोजिशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप एज, ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा केस क्या है।
When an act is performed which though legal in itself, काम में कोई इलीगलिटी नहीं था, मतलब क्या फाइनेंसिंग करना कोई इलीगल काम है? नहीं. Is not authorized by the object, but आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था of the memorandum or by the statute. It is said to be ultra vires the company and hence null and void. फाइनेंस करने में कोई इलीगलिटी नहीं था, लेकिन अगर आपका पावर के बियॉन्ड में है तो वो अल्ट्रा वीरस हो जाएगा और नल एंड वॉइड हो जाएगा. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप पावर में लेके आओ और फिर करो, नो प्रॉब्लम. An act which is ultra vires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. मतलब तुरंत unanimous consent भी मिलेगा तो भी नहीं कर सकता. An act which is ultra vires the directors but intra vires the company can be ratified. अगर कोई एक्ट जो है जो डायरेक्टर से भी अल्ट्रा वायरस है बट इंटर वायरस द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग. ये मैं आपको जनरल मीटिंग का वाला एक मैटर होता है जो इंटर लेवल में डिस्कस किया जाता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. फिलहाल आप इतना जानो कि एन एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस है बट इंटर वायरस द कंपनी, कंपनी के लिए वो अल्ट्रा वायरस हो सकता है. इसको रेटिफाई किया जा सकता है. कौन रेटिफाई करेगा? मेंबर रेटिफाई करेगा, लेकिन मेंबर डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेंबर को ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा. जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा के हो सकता है. ठीक है, और है इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल, अगर कोई एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ही अल्ट्रा वायरस कर देते हैं, इट कैन बी रेटिफाइड बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ तो हो सकता है कि आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, फिर जाके आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो. However, the disadvantage of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors. Although it may be useful to members in restraining the activities of the directors, it is the only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of the doctrine of ultra vires has been defeated, as now the object clause can be easily altered by passing just a special resolution of the shareholders. मतलब ये जो इतना सारा डिटेल्स आपने पढ़ा, इसका पहले बहुत चाप था, लेकिन आजकल इतना भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर कभी भी कोई नया रूल बनाना है, बस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, कंपनी का जनरल मीटिंग में, और उसको अप्लाई करके आप उसको रेजोल्यूशन करके पावर ला दो, तो अल्ट्रा वायरस का कोई जगह नहीं है. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. जैसे कि आपको पता है, ये जो कहानी आपने देखा एशबेरी का 1875 का है, तो समय के साथ साथ लॉ में चेंज होते में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. मतलब ये पुराना केस है बट ये बहुत वाइटल है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब क्या किस तरह से हुआ है. तो ये था मेरा आज का टॉपिक. आपको मैं बस इतना कहूँगा कि अल्ट्रा वायरस को आप एक बार घर में रीड करो. दिस इज जस्ट माय रिक्वेस्ट कि प्लीज गो थ्रू अल्ट्रा वायरस वंस. फिर आपको कोई भी दिक्कत होगा, आप एक बार रीड करो, आपको दिक्कत होगा, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में आपको पूछो, मैं आपको और डिटेल्स में जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा मैं और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा. लेकिन आज मैं आपको अल्ट्रा वायरस क्या है ये तो आपको मैं समझा दिया. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट बताऊंगा, और अल्ट्रा वायरस में जिसको भी प्रॉब्लम है तो रीड करने के बाद प्रॉब्लम अराइज होने का चांसेस रहता है. अगर प्रॉब्लम अराइज हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात? यस सर. ओके, बस इतना ही है. कोई सवाल करना चाहते हो क्या? किसी के मन में कोई क्वेश्चंस है तो कर लो.